तो आपसे को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है वो दस्तूर जारी है। आज के टाइम में रमजान चल रहा है, लोग रोजे से हैं। और अगर इस्लाम धर्म की बात माने और इस्लाम के जो मानने वाले उनके लिए सबसे पवित्र महीना जो होता है वो रमजान ही होता है। इस रमजान में ये कहा जाता है कि जो इस संसार में शैतान है वो कैद रहता है, लिहाजा लोग अच्छे अच्छे काम करते हैं। लेकिन एक ऐसी खबर निकल के सामने आई जिस खबर में पता चला किसी रमजान में 1000 मुसलमानों का कत्ल हुआ। और ये कत्ल कोई ऐसा नहीं कि हफ्ते 10 दिन में हुआ, ऐसा भी नहीं कि कोई 4-6 महीने के अंदर हुआ। 1000 मुसलमानों का कत्ल महज चंद घंटों में हुआ। 700 लोगों को पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मारी गई। 150 ऐसे थे जिनको दूर से गोली मारी गई और 150 ऐसे थे जिनको मारने वालों ने मार दिया। यानी ये लोग दूसरों को गोली मार रहे थे और किसी ने इनको मार दिया। और ये एक दिन की खबर है और ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि ये खबर अभी और आएगी, यानी अभी और झड़पें होंगी जातियों के नाम पे और ऐसी चीज़ें चलती रहेंगी। ये कहानी है सीरिया की। सीरिया में क्या कुछ हुआ उसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा। लेकिन सीरिया के अंदर शिया और सुन्नी की जो लड़ाई है वो इस कदर आगे बढ़ चुकी है कि परसों शाम से कल सुबह तक भारत के टाइम के अनुसार 1000 लोगों को गोली मार दी गई। अब ये लड़ाई क्यों शुरू हुई उसके बारे में आपको डिटेल बताता हूं। आपको याद होगा साल 2023 से सितंबर महीने से हमास और इजराइल के बीच लड़ाई चल रही है। बाद में सीज फायर हुआ, लेकिन पूरे 1.5 साल तक ये लड़ाई चली। सबसे पहले जो रिकॉर्ड्स हैं अगर उसकी बात करें तो हमास ने अटैक किया। अच्छा, वहाँ भी ये सवाल उठता है कि हमास अटैक कर कैसे सकता है, क्योंकि इजराइल की जो खुफिया एजेंसी है मोसाद बेहद तेज तर्रार, उसके जैसी एजेंसी शायद कोई भी दूसरी ही हो। जिस हिसाब से मोसाद काम करती है, जिस हिसाब से उसका खुफिया तंत्र है, तो इजराइल अगर उसके देश के किसी को किसी ने मारा है तो 22-22 साल 25-25 साल तक इजराइल ने बदला लिया है। मोसाद ने ऐसे मिशन को अंजाम दिया है। तो बड़ा सवाल ये उठा कि अगर इजराइल के ऊपर ही अटैक हो रहा था तो क्या इजराइल भाप नहीं पाया? खैर, शुरू में हमास अटैक करता है या फिर इजराइल ने खुद करवाया, अब एक चर्चा का विषय है। लेकिन उसी के जस्ट बाद इजराइल इधर से अटैक शुरू करता है। पहले अटैक में लगभग 1200 इजरायली मारे गए थे। 600 इजरायली ऐसे थे जिनको बंधक बना लिया गया था और न जाने कितने ऐसे थे जिनको इंजर्ड कर दिया। इसी के बाद इजराइल ने दूसरा काम शुरू किया, इसने भी अटैक किया। इसके अटैक में अभी तक लोकल जो बात है, कम से कम ज़्यादा नहीं तो 60 से 65 हज़ार ऑफिशियल डाटा है कि 60 से 65 हज़ार फिलिस्तीनी मारे गए। 60 से 65 हज़ार फिलिस्तीनी मारे गए। 2000 के करीब फिलिस्तीनी ऐसे थे जिनको बंधक बना लिया इजराइल ने। हमास ने 600 बनाए, इजराइल ने 2000 बनाए। और इसी बात को लेके लड़ाई चलती रही 1.5 सालों तक। दोनों ने एक दूसरे को जितना अपनी अपनी क्षमता थी उस हिसाब से मारा। इसी के जस्ट बाद थोड़ी सी बात और आगे बढ़ी। इस लड़ाई में एक दूसरा संगठन कूदता है, उसका नाम था हिजबुल्लाह। हिजबुल्लाह इजराइल के ऊपर अटैक कर देता है। ये बगल के मुल्क लिबनान का एक संगठन है। अब इजराइल 2 फ्रंटों पे लड़ रहा था, हिजबुल्लाह से भी हमास से भी। बीच बीच में यमन भी अटैक करता था, यमन के जो हूतीज ग्रुप हैं। 3 फ्रंटों पे लड़ तो रहा था, लेकिन एक फ्रंट ऐसा था जहां पे इजराइल को दिक्कत हो रही थी और वो फ्रंट था सीरिया का। क्योंकि सीरिया अपने आप में बहुत बड़ा इतिहास समेटे हुए है और इजराइल का जो सपना है ग्रेटर इजराइल का, जिसमें फ़िलिस्तीन का हिस्सा आता है, जिसमें अरब की जितनी कंट्रीज़ हैं उनका कुछ ना कुछ हिस्सा आता है, और सबसे ज़्यादा हिस्सा अगर फ़िलिस्तीन के बाद किसी दूसरे देश का आता है तो वो है सीरिया। सीरिया में अलग अलग जगह हैं, गोलन हाइट्स और अलग अलग पहाड़ियाँ हैं। वो तमाम चीज़ इजराइल के नक्शे के हिसाब से इजराइल जो मानता है कि वो इजराइल का है। अब इधर हमास और हिजबुल्लाह जो अलग अलग संगठन थे वो लड़ रहे थे और इन तमाम संगठनों को सपोर्ट कर रहा था ईरान। ईरान पैसे देता, ईरान हथियार देता।
यानी अलग अलग संगठन, सबको पैसे देने का काम ईरान कर रहा था, हथियार देने का काम ईरान कर रहा था, और ईरान का जो सबसे कट्टर दुश्मन है अमेरिका, वो सपोर्ट कर रहा था इजराइल को। यानी अगर सामने सामने देखें तो हमास और इजराइल लड़ रहे थे, यानी हमास, हिजबुल्लाह और हुतीज एक टीम में, इजराइल दूसरी टीम में। लेकिन अगर पर्दे के पीछे देखें तो असल ये लड़ाई जो हो रही थी, जो वेस्टर्न ग्रुप है यानी अमेरिका और उसके दोस्त और ईरान के बीच, ईरान के सपोर्ट में रसिया उतरा था। चूँकि अमेरिका जहाँ कुछ करता है उसके जस्ट अपोनेंट में रशिया आ जाता है। ये तमाम चीज़ें चलती रही, लेकिन असल कहानी ये है कि सीरिया जो है वहाँ पे सरकार थी असद की, और असद की पूरे परिवार की सरकार न जाने कितने सालों से चलती आ रही थी। और असद जो थे वो एक सिया थे। ईरान के जो इस समय आयतुल्ला है खामनेई, वो भी सिया। तो ईरान भी एक सिया मुल्क है और सीरिया भी एक सिया मुल्क जैसा रिएक्ट कर रहा था, चूँकि वहाँ पे सिया राजा का शासन था, सिया राष्ट्रपति थे। तो इस चीज़ को अमेरिका भांपता है। और सिया सुन्नी की लड़ाई कोई छुपी हुई नहीं है, अलग अलग मैदानों में एक दूसरे को काट खाने के लिए दोनों आते हैं। यही वजह है कि ईरान जहाँ खड़ा होता है सऊदी हमेशा उसके अपोनेंट में आता है, चूँकि ईरान सिया है और सऊदी जो है सुन्नी है। ये लड़ाई इस्लाम की शुरुआत से चलती आ रही है। दोनों की अपनी अपनी थ्योरीज हैं, दोनों अपनी अपनी कहानियों में हीरो हैं। अब असद की सरकार सिया की, ईरान का पूरा सपोर्ट, और उस सपोर्ट की वजह से सीरिया जो था इजराइल को दिक्कत दे रहा था। तब वहाँ पे एक प्लान बना। ये प्लान बनाया मोसाद ने, अमेरिका ने और एक और देश तुर्की ने। इन्होंने कहा कि कुछ ऐसा करो कि एक फ्रंट ऐसा हो जहाँ पे कमज़ोर किया जा सके ईरान को। तो फिलिस्तीन तो पूरा इजराइल ने ख़त्म कर दिया। फिलिस्तीन में कुछ बचा ही नहीं, 60-65 हज़ार लोग मारे गए, पूरा फिलिस्तीन तबाह हो गया, गाज़ा पट्टी बर्बाद हो गई। आज उसको बसाने के लिए लोग मीटिंग कर रहे हैं, गाज़ा पट्टी को कब्जा करने का ऐलान ट्रंप ने कर दिया। गाज़ा में कोई घर नहीं है, लोग टेंट में रह रहे थे। और आज की खबर आपको बताऊं तो जो बिजली थी वो भी इजराइल ने काट दी, सीज फायर होने के बावजूद। लेबनान में नई सरकार बना दी तो हिजबुल्लाह का वहाँ से भी मामला ख़त्म ही है लगभग। बचा था सीरिया। सीरिया में इन्होंने दिमाग लगाया। अमेरिका को सीरिया की सल्तनत चेंज करनी थी, उसने यूक्रेन को पैसे दिए और यूक्रेन से कहा कि एक काम करो, रशिया पे तुम अटैक करो। रशिया पे अटैक जैसे ही यूक्रेन करता है, रसिया का ध्यान अपनी लड़ाई पे पहुंच गया। जैसे ही रसिया का ध्यान अपनी लड़ाई पे पहुंच गया, और रसिया एक ऐसा देश था जो ईरान के कहने की वजह से सीरिया की मदद करता था, खासकर असद की सरकार की। अब रशिया अपनी लड़ाई में बिजी हो गया, अपनी सेना को अपने देश बुला लिया। इसी बात का फ़ायदा उठा के एक आतंकवादी को, जिसका नाम है अल-जुलानी, अल-जुलानी का सीधा संपर्क, सीधा नाम ओसामा बिन लादेन से जुड़ा था। एसटीएस जो ग्रुप है वो अल-कायदा का ही हिस्सा था, जिसके ऊपर अमेरिका ने कभी $1 करोड़ का इनाम घोषित किया था। भारतीय रुपए में अगर कन्वर्ट करें तो जिस हिसाब से रुपया गिरा है, लगभग 89 करोड़ रुपए का इनाम घोषित था। 89 करोड़, इतना इनाम था। उस अल-जुलानी को कहा कि मौका अच्छा है, जाओ तुम सत्ता पलट कर दो। चूँकि इधर जो हिजबुल्लाह और हमास हैं और जो ईरान है वो बिजी हैं इधर इजराइल से भिड़ने में। रशिया जो है वो अपनी सेना लेके जा चुका है, असद अकेला है। तो धीरे धीरे फिर यहाँ पे सिया सुन्नी नाम की जहर को घोला गया। जहर पहले से ही था, उसको थोड़ा सा और उकसाया गया, खौलाया गया। जब जहर पूरी तरह खौल दिया गया तो एसटीएस की ठीक ठाक आर्मी बनी। आर्मी बनने के बाद क्या हुआ, एसटीएस ने हमला कर दिया, यानी एक तरह से गृह युद्ध की स्थिति आ गई। जैसे गृह युद्ध शुरू हुआ तो शुरुआत में तमाम देशों को लगा कि ये छोटी मोटी लड़ाई अक्सर इन दोनों के बीच होती रहती है, सिया सुन्नी की लड़ाई होती रहती है। लेकिन इस बार तैयारियां पूरी थी, क्योंकि इजराइल ने भर भर के हथियार दिए थे, अमेरिका ने भर भर के पैसे दिए थे और तुर्की ने भर भर के ट्रेनिंग दी थी। अब लड़ाई शुरू हुई। इससे पहले कि असद कुछ संभल पाता, समझा पाता, रूस कोई मदद कर पाता,
ईरान उसमें कुछ इंटरफेयर कर पाता, सरकार बदल दी गई। अब असद की सरकार गई, अल जुलानी की सरकार आई, यानी सिया सरकार गिरी, सुन्नी की सरकार आई। 11 दिन के अंदर असद को भागना पड़ा, रशिया में शरण मिली। अल जुलानी ने यहाँ अंतरिम सरकार बना ली, एक आदमी को इन्होंने राष्ट्रपति घोषित कर दिया। उसके बाद अब सिया सिया भाई भाई और सुन्नी सुन्नी भाई भाई। तो ईरान का वहाँ से पत्ता कट गया, रशिया को भी निकलना पड़ा, अल जुलानी की सरकार बन गई। लेकिन अब सवाल ये उठा कि अल जुलानी के आने के बाद जो असद के समर्थक थे वो क्या करते, क्योंकि राजा तो भाग गया, लेकिन कई ऐसे थे जो उसकी पार्टी के सपोर्टर थे, उसको पसंद करते थे, उसके कार्यकर्ता थे, उनका क्या। तो कुछ तो ऐसे थे जिन्होंने सरेंडर कर दिया, अल जुलानी के साथ जाके मिल गए। कुछ ऐसे थे जिनको था कि नहीं, हम समय बदलने के साथ इस सत्ता को उखाड़ फेंकेंगे और उखाड़ फेंकने के बाद फिर से असद की सरकार को लाएंगे या फिर सिया सरकार लाएंगे। अब इसी बात को लेकर लड़ाई शुरू हो गई। अल जुलानी इससे पहले सल्तनत संभालता, इधर इजराइल ने भी अटैक कर दिया, क्योंकि उसको लगा कि असद की सरकार गई है, अल जुलानी नया नया आया है, उसको कुछ पता नहीं। अच्छा, एक बात और थी, अल जुलानी की मदद भी इजराइल ने की थी। बदले में इजराइल को अल जुलानी ने हथियारों के ठिकाने बता दिए कि कहाँ कहाँ सीरिया ने हथियार रखे हैं। यानी अपनी ही सरकार में, चूँकि जो असद हथियार छोड़ के गया था उसका पूरा कंट्रोल अल जुलानी के हाथों में आया था। अच्छा, कंट्रोल दिलाने का जिम्मा इजराइल ने उठा रखा था, पैसे दिए, हथियार दिए, बदले में वो डिटेल्स मांगी कि भाई हथियार कहाँ है, अब तुम वहाँ के राजा हो, बताओ। उन्होंने बताया, फिर इजराइल ने अटैक किया, वो तमाम हथियार ख़त्म हुए। अब जैसे ही हथियार ख़त्म हुए तो असद की सरकार के लोग और बिलबिला उठे, जो बचे थे। उन्होंने अल जुलानी के खिलाफ जंग छेड़ दी। शुरुआत में लोकल झड़प हुई, फिर धीरे धीरे झड़प और आगे बढ़ी। इधर जैसे जैसे वक्त बदल रहा, अल जुलानी के लोग भी अपने आप को स्टेब्लिश करने में लगे। इनको पता है कि अगर विरोध आगे बढ़ा, सिया सुन्नी फिर से हुआ और गलती से सिया हावी हो गए, तो सुन्नियों को फिर से जाना पड़ेगा, सुन्नी की जो सरकार है वो गिर जाएगी। अब जितने सुन्नी मुल्क हैं वो अल जुलानी की सपोर्ट में आ गए। इसका सबूत ये है कि अल जुलानी कुछ टाइम पहले आतंकवादी होने के बावजूद भी मक्का मदीना में गया। इससे पहले कोई भी आतंकवादी मक्का मदीना में नहीं गया था, लेकिन बाकायदा सऊदी गवर्नमेंट ने इजाज़त दी, VIP प्रोटोकॉल दिया और $1 करोड़ के इनामी आतंकवादी को मक्का मदीना में जाने की इजाज़त दी, बाकायदा उम्रा करवाया। जबकि इससे पहले इस्लाम में जो नियम थे उसके हिसाब से किसी आतंकवादी को, किसी दहशतगर्द को, किसी बेईमान को उम्रा करने की इजाज़त नहीं दी जाती थी, खासकर ऐसा जिसके ऊपर ऐसे गंभीर आरोप हों। सऊदी अब इधर अल जुलानी के पक्ष में आ गया, उधर सिया वाले जो ईरान वगैरह हैं वो अलग परेशान कि क्या करें। अब इसी बात को लेकर झड़प शुरू हुई, झड़प होती रही, धीरे धीरे मामला बढ़ता रहा। लेकिन सबसे हीनियस झड़प परसों रात में हुई। STS की सरकार में जो सैनिक हैं उनको पता चला कि असद के सपोर्टर, जो खासकर फोर्सफुली प्रोटेस्ट करते हैं यानी हथियारों के दम पे, वो अलेप्पो के आसपास कुछ लोकल पहाड़ियों में देखे गए हैं। ये बात जैसे इनको पता चलती है, ये वहाँ पे पहुँचते हैं। वहाँ पे असद के लोग, इधर से अल जुलानी के लोग, दोनों के बीच गोलीबारी होती है। अब चूंकि अब अल जुलानी की पूरी एक सेना है और असद के महज कुछ सपोर्टर, तो 150 लोगों को, खासकर 150 ऐसे जो असद के सपोर्टर थे, उनको गोली मार दी। इधर 135 के करीब ऐसे थे जो अल जुलानी की सेना के मुसलमान थे, उनको गोली मार दी गई। लेकिन अब असली खेल आगे शुरू हुआ। जहाँ पे ये लोग रह रहे थे वहाँ पे एक भीड़ थी, हज़ारों लोग वहाँ पे मौजूद थे। अब इधर अल जुलानी के जो लोग हैं उन्होंने पूछना शुरू किया कि तुम सिया हो या सुन्नी हो। जिसने जो कुछ बताया उसी के हिसाब से फिर उसको गोली मारी गई। और रिपोर्ट्स आई हैं कि 745 लोगों को पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मारी गई। 745। ये 745 ना असद के समर्थक थे, ना ही अल जुलानी के समर्थक थे। इनकी गलती ये थी कि महज ये लोकल नागरिक थे, लेकिन ये सिया थे। इनको पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मारी गई। अच्छा, ऐसा नहीं था कि सब सिया थे, कुछ सुन्नी भी थे,
उनको असद के सपोर्टरों ने मारा कि तुम शिया हो कि सुन्नी हो। जिसने कहा मैं सुन्नी हूँ उसको असद के सपोर्टरों ने मारा। जिसने कहा मैं शिया हूँ उसको अल-जुलानी के सपोर्टरों ने मारा। लेकिन अभी तक इस लड़ाई में 8-9 घंटे के अंदर 1000 लोग मारे गए, 1000 से ज़्यादा। इसमें 745 ऐसे थे जो लोकल सिविलियन थे। अब सवाल ये उठता है कि वही अल-जुलानी अभी 1 महीने पहले उम्रा करके आया था, अपने दीन की कस्में उसने खाई होंगी। रमज़ान को लेकर न जाने कितनी बार वहाँ की सरकार ने ऐसे ऐसे ऐलान किए कि लगा कि भाई बड़े ही नेक बंदे होंगे, ऊपर वाले की अच्छी खासी इबादत करेंगे। और सरकार भी इसी वजह से बदली थी। लोगों को ये बताया गया था कि जो अभी सरकार है वो बड़ी अत्याचारी है, मुसलमानों पे अत्याचार करती है, शराब पीती है, दाढ़ी नहीं रखती, कोट पहनती है, और ये तमाम चीज़ें शरिया कानून के हिसाब से सही नहीं है, अपराध हैं। लेकिन आज 1000 लोगों को गोली मार दी गई। और ये लड़ाई ऐसा नहीं कि 1000 लोगों के मरने के बाद रुक जाएगी। अभी इसमें ईरान इंटरफेयर करेगा। इजराइल लगातार कब्जा करने के लिए अटैक पे अटैक कर रहा। दमिश्क तक, यानी सीरिया की राजधानी दमिश्क तक इजराइल के टैंकर आराम से अब जा सकते हैं। एसटीएस की रोकने की हिम्मत नहीं है। तुर्की के फाइटर जेट अलग एंट्री ले लेते हैं। और ये चीज़ लगातार चलती रही है। यानी अगर आप कायदे से समझें तो जो लड़ाई आपको ये बताई गई कि इजराइल और गज़ा के बीच, हमास के बीच, फ़िलिस्तीन के बीच है, वो सेम लड़ाई अलग अलग हिस्सों में है। शिया सुन्नी, यहूदी मुसलमान, मिडिल ईस्ट में ये चीज़ें आए दिन चलती हैं। उन लोगों का फोकस न किसी रोज़गार पे है, ना ही कोई इन्वेंशन पे है, ना ही ह्यूमैनिटी पे है। इन तमाम देशों का फोकस, चाहे इजराइल हो, चाहे फ़िलिस्तीन हो, चाहे लेबनान हो, चाहे सीरिया हो, चाहे जॉर्डन हो, चाहे तुर्की हो, ये तमाम देश बस इसी फिराक में है कि कौन सी ज़मीन का टुकड़ा किसको मिलेगा, कौन सी ज़मीन का टुकड़ा किसको नहीं मिलेगा, शिया आगे होगा या सुन्नी आगे होगा। और इजराइल का तो अपना एक अलग सपना है कि ग्रेटर इजराइल बनाना ही बनाना है। उसमें सीरिया के कुछ हिस्से होंगे, पूरा फ़िलिस्तीन होगा, जॉर्डन का हिस्सा होगा, तुर्की का कुछ हिस्सा होगा, थोड़ा थोड़ा तमाम अरब कंट्रीज़। इन तमाम चीज़ों में जो सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है वो सऊदी अरब है, क्योंकि सऊदी को अमेरिका का साथ है। सऊदी किसी पे ज़्यादा अटैक नहीं करता। एक देश है यमन, उससे उसकी लड़ाई चलती है। यमन के हूतीज़ एक संगठन है जो कभी कभार सऊदी पर अटैक कर देता है, लेकिन सऊदी में इतना टूरिज़्म है कि पूरी दुनिया के लोग होते हैं, तो फिर यमन भी सोचता है कि यार हम अटैक करेंगे, और गलती से अगल बगल के लोगों को लग गया तो पूरी दुनिया में हमारा बाइकआउट शुरू हो जाएगा कि यमन ने अटैक किया, उसमें अलग अलग देशों के लोग मारे गए। और इसी बात से सऊदी फ़ायदे में। खैर, तो अपने आप में बड़ी अजीब ये तमाम कहानियाँ। हम लोग यहाँ आराम से बैठे मंदिर मस्जिद के नाम पे लड़ते रहते हैं। अलग अलग हमारे पास छोटे छोटे मुद्दे हैं कि होली पे रंग न छू जाए और बकरा ईद पे बकरा ना कटे। ये तमाम चीज़ें लोगों के दिमाग में हैं। लेकिन इन सब चीज़ों से ऊपर उठ के अगर आप देखेंगे और मिडिल ईस्ट और तमाम दुनिया की हालत देखेंगे, आप यूक्रेन रशिया वार देखिए, तो ये तमाम चीज़ देखने के बाद लगता है कि यार भारत सच में सोने की चिड़िया है। और जो हम लोग भारत माता बोलते हैं, ऐसे नहीं बोलते। आप सोचिए, एक देश जहाँ हिंदू भी सुरक्षित है, मुसलमान भी सुरक्षित है। हाँ, थोड़ी बहुत झड़प हो जाती है, बहस हो जाती है, बड़े भाई छोटे भाई जैसी हाल है, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि पॉइंट ब्लैंक रेंज से 1000 लोगों को गोली मार दी गई हो। कभी ऐसा नहीं हुआ कि फाइटर जेटों से बम बरसाए गए हों। कभी ऐसा नहीं हुआ कि अलग अलग संगठन बने हों जो एक दूसरे के ऊपर मिसाइलें छोड़ते हों। भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ कभी भी फोर्सफुली सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ। भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को कभी भाग के दूसरे देश में शरण नहीं लेनी पड़ी। बाकी आप मिडिल ईस्ट देखिए, चाइना देखिए, अफगानिस्तान देखिए, हर जगह ये तमाम चीज़ें हैं। तो बड़ा खूबसूरत सा मुल्क है और इस बात पे हमें गर्व होना चाहिए। खैर, फिलहाल ये थी पूरी कहानी, और इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा और लाइक सब्सक्राइब करके अपना प्यार दे सकते हैं। कल आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी कहानी के साथ। तब तक आप अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।